हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग को फिर से ज्ञान की ज्योति एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग को यह पता है कि इस चैनल के माध्यम से यानी ज्ञान की ज्योति एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को इंडियन पॉलिटी का क्लास चल रहा है। और इंडियन पॉलिटी का जो यह क्लास होगा यह 18वां नंबर होगा। दिस इज़ द 18th लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, जो बच्चे इस क्लास से पहले जितने भी क्लास हुआ है, जितने भी टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी का, अगर आप चाहते हैं कि उसका क्लास करना तो जाके इस चैनल पे विजिट कीजिए और वहाँ से अपना क्लास पूरा कर लीजिए। ठीक है, इसलिए मैं बोला बच्चों कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, उसको समझाते हुए पढ़ा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन बने उसको समझाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, आज जो हम लोग इंडियन पॉलिटी में जो हमारा न्यू टॉपिक है, ठीक है, जो न्यू टॉपिक का नाम है दोस्तों वो है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व ये हमारा न्यू टॉपिक है। तो आज हम लोग नीति निर्देशक तत्व से संबंधित सारी जानकारी को आज हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं यह बताऊंगा कि इससे जुड़ा हुआ जितना भी अनुच्छेद है, आर्टिकल है 36 से 51, जिसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिर उसके अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो उसके अगले क्लास में मैं आप लोगों को जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा इससे रिलेटेड भी यही क्वेश्चंस, वो सारे के सारे मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करा दूंगा। ठीक है, हाँ, इस क्लास में भी लगभग मैंने 4 से लगभग 5-7 क्वेश्चंस आप लोगों को लास्ट में क्वेश्चंस रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, देखो बच्चों, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व को ही इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको अगर आप हिंदी शॉर्ट में बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे DPSP। समझ में आ गया? DPSP, DPSP का ही मतलब हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। समझ में आ गया? तो नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया गया है संविधान के अंदर, वह दोस्तों संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में हम जो चर्चा किया गया है, वर्णन किया गया है, वह नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया। और इससे प्रीवियस क्लास जो था हम लोग का वह फंडामेंटल राइट्स था, मौलिक अधिकार था, जो संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक हमने समझ लिया, पढ़ लिया। ठीक है ना? तो अभी जो हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाग 4 के बारे में, भारत के संविधान के भाग 4। ठीक है, और भारत के संविधान भाग 4 में जो जिसका उल्लेख है वो है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग है दोस्तों 4। भाग कौन सा है? 4। भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर अनुच्छेद पूछ ले कि कौन सी अनुच्छेद में है, तो वह 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, 36 से लेकर 51 तक है। समझना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्लास को समझने की पूरा कोशिश करना कि नीति निर्देशक तत्व वे मौलिक सिद्धांत है जो भारतीय संविधान के भाग 4, भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए, जो अभी मैं तुरंत आप लोगों को बताया। तो क्वेश्चन और आंसर क्या आपको समझ में रखना है कि नीति निर्देशक तत्व का वर्णन या उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो दोस्तों याद रखना भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है बच्चों, अच्छा तरह से क्लास में अगर आप ध्यान दीजिएगा ना तो आपको क्लास में ही मोस्ट ऑफ द डाउट हो जाए ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इस क्लास के बाद आपको खूब मजा आएगा। हाँ, क्लास में आते हो तो क्लास को पूरा अटेंड करो। ठीक है, फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट रहो, तभी जाके आपकी ग्रोथ जो है वो दिखाई देगा।
ठीक है, ऐसे तुरंत ग्रोथ नहीं हो जाता है। ठीक है, तो क्लास में बने रहना, क्लास को अच्छी तरह से सुनना, लास्ट तक सुनना, प्रत्येक क्लास को सुनना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व के अंदर यह किसको क्या कहता है, इसका उद्देश्य क्या है, मेन बात क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों भारत के संविधान में इसको सम्मिलित किया गया, इसका क्या कारण था। तो कारण को समझेंगे यहाँ से कि ये राज्य को यह दिशा निर्देश देते हैं। ठीक है, किसको देता है, अब यहाँ से कि जो नीति निर्देशक तत्व जो है वो किसको दिशा निर्देश देता है, तो राज्य को देता है। ठीक है, यहाँ जो राज्य शब्द को आप समझना कि यहाँ राज्य शब्द का मतलब हमारा स्टेट नहीं है, जो आज हम समझ रहे हैं कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, आपका वेस्ट बंगाल है, इस राज्य को नहीं समझना। राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार समझो और देश समझो। ठीक है, राज्य से संबंधित मतलब कि राज्य बनने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इसका मैं क्लास एक आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि क्या जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, जनता कैसा प्रवासी होना चाहिए या वहाँ का मूल निवासी होना चाहिए, हम सारी बात को मैं आपको पढ़ा दूंगा कि राज्य का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना कि राज्य को दिशा निर्देश देता है, तो कौन देता है, तो नीति निर्देशक तत्व देता है। क्या देता है कि वह शासन चलाते समय, जब वो रूल चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कर रहा है, रूल चला रहा है, कि वह शासन चलाते समय किस तरह की नीतियां बनाए। ठीक है, नीति का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे बोलते हैं तुम्हारा नीति खराब है, तुम्हारा सोच खराब है, यानी हम क्या परसेप्शन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वही हुआ नीति। ठीक है, बनाए ताकि समाज के अंदर समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित हो सके। तो आपको यहाँ पे 3 शब्द देखने को मिल रहा है, इस चीज को समझना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थापित हो सके। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि नीतिक निर्देशक तत्व भारत के संविधान में शामिल करने का उद्देश्य किया था कि समाज के अंदर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को स्थापित करना। ठीक है, कौन सा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को स्थापित करना ही इसका उद्देश्य है। किसका है, तो नीति निर्देशक तत्व का है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर पूछ ले कि उद्देश्य, ठीक है, फिर से पूछ ले कि उद्देश्य क्या कारण है, तो है दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। किसका, डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का यह उद्देश्य है। ठीक है, कहाँ पे वर्णन किया गया है, तो यह संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। यहाँ से 2 क्वेश्चंस बन सकता है, दोनों क्वेश्चन का डाउट क्लियर है। ठीक है, बस क्लास को ध्यान से अच्छी तरह से सुनोगे तभी जाके आपकी सफलता मिल पाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते क्लास को और क्लास को समझना। ठीक है, क्वेश्चन है मैं यहीं पे बनाया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। जो मैंने अभी चर्चा किया वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। ठीक है, कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। सामाजिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, बराबरी का हिस्सा। ठीक है, बराबरी यानी इक्वल, बराबरी का हिस्सा बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे सामाजिक न्याय का बात होता है वहाँ पे क्या होता है, बराबरी का बात होता है। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का बात होता है कि अगर मान के चलो सपोज डेट कि यू हैव 1 चपाती, आपके पास एक रोटी है, अगर 4 लोग हैं तो चारों लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ठीक है, एक एक पीस आप लोगों को दिया जाएगा। तो सामाजिक न्याय का मतलब ही क्या होता है, बराबरी का हिस्सा।
फिर से अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो है दोस्तों सामाजिक और आर्थिक न्याय को स्थापित करना। ठीक है, आप लोग इधर उधर मत ध्यान देना, बस बोर्ड की तरफ जो मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं उस बोर्ड पे ध्यान दो और मेरी तरफ ध्यान दो। ठीक, आपस में बात मत करो, प्लीज डोंट टॉक ईच अदर। ठीक है, मेरे क्लास में ना बात मत करना एक दूसरे से, ध्यान से सुनोगे ना तो मजा आएगा पढ़ने में और मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़े, खुश हो, खुश भी रहना। ठीक है, खाना पीना, स्वच्छ खाना खाना, स्वच्छ वातावरण में रहना और अच्छी तरह से मेहनत करके आप पढ़ाई करना, बस। ठीक है, आपका लक्ष्य यही होना चाहिए, एक स्टूडेंट का लक्ष्य यही होना ही चाहिए। ठीक है, कि अच्छे से बात करना, अच्छा कपड़ा पहनना। अच्छा कपड़ा का मतलब नहीं कि आप ब्रांडेड कपड़ा पहनना चाहिए, डैट मीन्स कि आप एक साफ सुथरा कपड़ा पहने, आपका विचार को स्वास्थ्य मतलब कि साफ सुथरा रखें। ठीक है, और पढ़ाई कड़ी में से ज़्यादा मेहनत करें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपकी सफलता मतलब सफलता मिलने की जो प्रतिशत है ना वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ समझना कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो किस देश से अपनाया गया, यानी किस देश के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है, अपनाया गया है। तो इसका जो है दोस्तों आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से प्राप्त किया गया है? तो वह है दोस्तों आयरलैंड। कहाँ है? आयरलैंड। समझ में आ गया? बस समझते हुए चलना कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। समझ में आ गया? अगेन मैं बता रहा हूँ कि इसी को बोला जाता है कि इंग्लिश में लिख दे या हिंदी में लिख दे डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो वह आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। समझ में आ गया? डी से डायरेक्टिव, पी से प्रिंसिपल, एस से स्टेट एंड पी से पॉलिसी। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस ध्यान देना प्लीज। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया? ठीक है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया? ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ रहा है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया? तो सबसे पहले ना मैं चाहूंगा कि आपको कल्याणकारी जो शब्द इसके बारे में बता दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? जनता की भलाई के लिए काम करने वाला राज्य। ठीक है, क्या होता है? जनता की भलाई, जनता की भलाई के लिए काम करने वाला राज्य। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य का मतलब की संकल्पना का इस्तेमाल संविधान के किस भाग में किया गया? क्वेश्चन में बता दूंगा, तो इसमें आप अच्छे तरह से समझ लिया कि जनता की कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है कि जनता की भलाई के लिए कोई काम होगा। तो नीति निर्देशक तत्व जो है ना वो सिर्फ जनता के ही भलाई के लिए ही है इसमें। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या भलाई है? तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार की व्यवस्था है। ठीक है, आर्थिक असमानता कम करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना। ठीक है, तो समझ में आ गया? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी जो गरीब है, कोई वंचित व्यक्ति है, उनको आगे बढ़ाना ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है। ठीक है, तो जनता की भलाई के लिए ही काम करने वाला राज्य ही क्या कहलाता है? कल्याणकारी राज्य कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया? देखिए अब यही क्वेश्चन को घुमा दिया है। ठीक है, और कल्याणकारी राज्य का शब्द जोड़ दिया गया है।
तो यहाँ जो इसका जो समावेश संविधान के भाग 4, ठीक है, संविधान के भाग 4 और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, समझ में आ गया। तो संविधान भाग में क्या बताया गया है, तो भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे बताया गया है। जैसा कि मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि भाग 4 में जो वर्णन है वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ही तो वर्णन है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, ठीक है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना भाग 4 में वर्णन है। और भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अच्छी तरह से समझेंगे। क्या समझेंगे, तो समझेंगे, यह समझेंगे कि भारत के संविधान में समान कार्य यानी सेम वर्क के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया। समझ में कितना अच्छा क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा ये बात कि अगर भारत देश के अंदर एक ही काम के लिए एक ही पैसा मिलेगा, एक ही वेतन मिलेगा, ठीक है। अगर आप मतलब पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्लास 1 को, तो अगर कोई लेडीज है और कोई जेंट्स है तो दोनों को ना, लेडीज जेंट्स को जितना पैसा मिलता है, जितना मेल को पैसा मिलता है उतना ही लेडीज को भी दिया जाएगा, ठीक है। तो यही बात किया गया कि सेम काम के लिए सेम पैसा, सेम वेतन का प्रावधान जो किया गया है वह कहाँ किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ही किया गया। किसमें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो आज के बाद ये सुन के भी पता हो जाएगा, सेम वर्क सेम पेमेंट, डन क्लियर हो गया कि सेम वर्क सेम पेमेंट, एक काम के लिए एक ही पैसा मिलेगा, मतलब एक काम के लिए समान पैसा। इसमें कि जैसे कि कोई लड़की है तो उसको कम पेमेंट मिलेगा और कोई लड़का है तो उसको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। नो बाबू, ये संविधान में वर्णन किया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। समझ में आ गया, समान कार्य के लिए अगर आप क्लर्क हैं या आप इंस्पेक्टर है, आप डीएसपी है, आप आईएएस है, यूपी, सेम काम कर रहे हैं, मतलब एक ही जगह आपको चयनित किया गया है, एक ही रैंक में चयनित किया गया, तो जितना उनको पेमेंट मिलेगा उतना ही मेल और फीमेल को इक्वल मिलेगा। समझ में आ गया। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इस बात की चर्चा किया है। अब हम लोग यहाँ जो आगे जो पढ़ेंगे, तो आगे क्या पढ़ेंगे, अब देखो यहाँ पे मैंने एक शब्द यहाँ पे ध्यान देंगे, विचार, ठीक है। यानी लोग की जो सोच है ना, विचार है, वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रति क्या विचार है, ठीक है। जैसे कि आपके सामने कोई मोबाइल रखा हुआ, तो उस मोबाइल के ऊपर अगर आप 4 दोस्त हैं तो आपका उस मोबाइल के ऊपर क्या क्या आपका विचार आता है। कोई बोलता है अच्छा है, खराब है, कोई बोलेगा इसका जो प्रोसेसिंग जो है वो अच्छा है, इसका स्क्रीन टच अच्छा है, तो इसका कलर, तो कहने इसका जो विचार का मतलब परसेप्शन, कि आपका परसेप्शन किसी भी वस्तु या संस्था या कोई विचार के प्रति क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बताओ क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, क्या हमारा टॉपिक क्या है, तो हमारा टॉपिक है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जो भारत देश के या कुछ अलग कंट्री के भी लोग को क्या सोच है, विचार है, हम इस चीज को समझते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। यहाँ से बहुत VBA क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आने का, ठीक है। बस ध्यान से सुनना कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। क्या है, सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। यह बात किसने बोला था, यह बात बोला ग्रैनविले ऑस्टिन ने, ठीक है। यह विचार किसका है, तो यह विचार है दोस्तों ग्रैनविले ऑस्टिन ने। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है, तो यह ग्रैनविले ऑस्टिन को, ठीक है। तो सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना किसका लक्ष्य है, तो है दोस्तों किसका उद्देश्य है, तो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। किसका है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। समझ में आ गया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। यह किसने बोला, यह बोला ग्रैनविले ऑस्टिन। किसने, ग्रैनविले ऑस्टिन ने बोला, ठीक है। अब दूसरे व्यक्ति ने क्या बोला उसके बारे में बढ़ते समझते हैं कि राज्य के
नीति निदेशक सिद्धांत, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक सिद्धांत है। क्या है? नैतिक सिद्धांत है। किसके लिए? अधिकारियों के लिए। ठीक है, तो एक ही बात किसने बोला? बी.एन. राव ने बोला। किसने बोला? बी.एन. राव ने बोला। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक सिद्धांत है, वह किसने बोला? तो बोला बी.एन. राव ने बोला। समझ में आ गया? बी.एन. राव ने बोला। चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं कि नीति निदेशक तत्व को नीति निदेशक तत्व को पुण्य आत्माओं का महत्वाकांक्षा माना गया है। किसको? तो नीति निदेशक तत्व को क्या माना गया है? तो पुण्य आत्माओं का महत्वाकांक्षा माना गया है। यह किसने बोला है? तो ये बोला आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने बोला है। ठीक है, क्या बोला है आइवर जेनिंग्स ने? कि नीति निदेशक तत्वों को पुण्य आत्माओं का महत्वाकांक्षा माना गया है। किसने बोला? आइवर जेनिंग्स ने। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या समझते हैं इसको समझना। ठीक है, कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व व मौलिक अधिकार संविधान की मूल आत्मा है। किसने बोला? ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला। क्या बोला? ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला कि संविधान के जो मौलिक अधिकार, जो मैं आपको पढ़ाया, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वह संविधान की मूल आत्मा है। क्या है? मूल आत्मा है। समझ में आ गया? चलो, और यह बात किसने बोला है? तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला। किसने बोला है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला। ठीक है, क्या बोला है? कि राज्य के नीति निदेशक तत्व व मौलिक अधिकार संविधान की मूल आत्मा है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे जो भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या बोला है? तो भीमराव अंबेडकर साहब ने बोला कि राज्य के, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व सामाजिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक है। यह बात किसने बोला? भीमराव अंबेडकर ने। किसने बोला? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्या बोला? कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वह सामाजिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए भी आवश्यक है। समझ में आ गया? यह बात भीमराव अंबेडकर ने बोला है कि सामाजिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो है राज्य के नीति निदेशक तत्व। यह बात किसने बोला? तो भीमराव अंबेडकर ने बोला। क्या बोला? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व सामाजिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते और समझते हैं। क्या समझेंगे? कि राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के आदर्श तत्व है। राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के आदर्श तत्व है। किसने बोला? भीमराव अंबेडकर। किसने बोला? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं हम लोग यहाँ पे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व उस बैंक के चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के अनुसार किया जाएगा। यह किसने बोला? के.टी. शाह ने। किसने बोला? के.टी. शाह ने। क्या बोला? कि राज्य के नीति निदेशक तत्व उस बैंक के चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के अनुसार किया जाएगा। किसने बोला? के.टी. शाह। किसने बोला? के.टी. शाह। डन। चलो आगे समझते हैं। आगे क्या समझेंगे? समझते हैं कि जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार संविधान के भाग 4 के प्रावधानों की उपेक्षा नहीं कर सकती है। ठीक है, क्या नहीं कर सकती है? उपेक्षा नहीं कर सकती है। ठीक है, अब उपेक्षा का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, कि जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार संविधान के भाग 4 के प्रावधानों की उपेक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, तो उपेक्षा का मतलब क्या होता है? ठीक है, उपेक्षा का मतलब क्या होता है? उपेक्षा का मतलब होता है दोस्तों कि नज़रअंदाज करना।
नजरअंदाज करना। नजरअंदाज का मतलब क्या, देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, अब फिर भी आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो इग्नोर करना ही क्या कहलाया, उपेक्षा कहलाया। क्या कहलाया, उपेक्षा, यानी नजरअंदाज करना। समझ में आ गया। तो कोई भी ना इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। किसको, संविधान के भाग 4 को। ठीक है, यह बात किसने बोला, तो यह बोला अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने। किसने बोला, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने। क्या बोला कि जनता के प्रति उत्तरदायी जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार संविधान के भाग 4 के प्रावधानों की उपेक्षा नहीं कर सकता है। ठीक है, उत्तरदायी यानी जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को। ठीक है बच्चे, अब देखिए, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर चालू हो जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आंसर आपके लिए चालू हो जाता है, बस क्वेश्चन को समझना और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, देखो कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सबसे पहले किस समिति ने विचार दिया था। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सबसे पहले किस समिति ने विचार दिया था, तो किसने दिया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति ने। किसने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति ने। समझ में आ गया। कोई पूछेगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सबसे पहले किस समिति ने विचार दिया था, तो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति ने। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के लागू होने से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कि अगर डीपीएसपी को लागू कर दिया जाए तो समाज के अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है कि नीति निर्देशक तत्वों के लागू होने से समाज में समानता यानी इक्वलिटी, सामाजिक सुरक्षा सोशल प्रोटेक्शन, स्वास्थ्य यानी हेल्थ और शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्रों में सुधार होता है। ठीक है, कि अगर डीपीएसपी लागू कर दिया जाए तो समाज के अंदर जो परिवर्तन होगा, समानता का परिवर्तन होगा, सामाजिक सुरक्षा मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार होता है। ठीक है, समझ में आ गया। समानता, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार देखने को मिलेगा और सुधार होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी किस अनुच्छेद में वर्णित है। अब इसका जवाब आप आसानी से दे दीजिएगा। ठीक है, इसका जवाब आप लोग आसानी से दे दीजिएगा। ठीक है, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद जो क्या है 36 से 51, 36 से 51। लेकिन आपको भाग भी मैंने आपको लिख दिया कि भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में वो वर्णित है। किसके बारे में, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि नीति निर्देशक तत्व किससे प्रभावित करते हैं, किसे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो वो किसको करता है, वो करता है नीति निर्देशक तत्व सामाजिक नीति, शिक्षा नीति, श्रम नीति और अन्य सरकारी योजनाओं को प्रभावित करता है। समझ में आ गया। जितना भी सरकारी कुछ योजना है उसको प्रभावित करता है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व सामाजिक नीति को प्रभाव करता है, शिक्षा नीति में प्रभाव करता है, श्रम नीति के ऊपर प्रभाव करता है, अन्य कुछ सरकारी योजनाओं को भी प्रभावित करता है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों के लागू होने से किससे लाभ होता है। अगर नीति निर्देशक तत्व लागू कर दिया जाए तो किसे फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसको फायदा जो मिलेगा, इसका लाभ समाज के गरीब और वंचित। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वंचित लिखा गया, एक्चुअल वंचित। ठीक है, कि इसका लाभ समाज के गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों का होता है। समझ में आ गया। देखो, नीति निर्देशक तत्वों के लागू होने से किसे लाभ होता है, तो वह लाभ होता है आपको गरीब को, वंचित को और पिछड़े वर्गों को लाभ होता है। क्योंकि ये उनके अधिकारों को
और अधिकारों और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए डीपीएसपी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, समझ में आ रहा है। इसके इंपॉर्टेंट रोल को समझो कि नीति निर्देशक तत्वों के लागू होने से किसे फायदा मिलता है, तो मिलता है दोस्तों गरीब को, वंचित को, पिछड़े वर्गों को। ठीक है, उसके अधिकार और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। कौन करता है? डीपीएसपी। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित तत्व किस अनुच्छेद में है, तो है अनुच्छेद 38 में। आप लोगों को पूरा एक एक अनुच्छेद पढ़ाऊंगा, तब याद करना अनुच्छेद 38। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से 51 तक है, ये समझ में आ गया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक और आर्थिक न्याय, ठीक है, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिकल जस्टिस से संबंधित तत्व किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 38 में। ठीक है, और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किस अनुच्छेद के तहत राज्य को बच्चों से श्रम पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। यानी जो बच्चा वयस्क नहीं है, जवान नहीं है, ठीक है, जिसको स्कूली शिक्षा की जरूरत है, उसे श्रम की ओर न धकेला जाए, यह कौन रोकता है, तो यह दिया जाता है निर्देश अनुच्छेद 24 के द्वारा। किसको? अनुच्छेद 24 के द्वारा। क्या कहा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किस अनुच्छेद के तहत राज्य को बच्चों से श्रम पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है, तो अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।